हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, तो आपको एडोलेसेंस के बारे में पता चलेगा कि एडोलेसेंस क्या है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब आगे का टॉपिक आप समझोगे। और क्या है, ये जो बुक्स हैं आप लोग उसमें चैप्टर नंबर देख लीजिएगा, किसी में 10 है, किसी में 7 है, 8 है, ठीक है। तो आप सिर्फ नेम से ही पहचान लेंगे, नेम देख लेना आप, ठीक है। तो चैप्टर सेम होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि एनिमल्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स मतलब जनन, प्रजनन उनमें कैसे होता है। जैसे कि वो अपने ही जैसे बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या होता है, अंडे देते हैं, बताया था मैंने। कुछ जो है बेबी को जन्म देते हैं, तो उसको ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर एंड ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ये सिर्फ एक सर्टेन एज होती है, जिसमें एज लिमिट होती है। तो जो मैनी एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, तो उसमें जो एक एज लिमिट होती है, कुछ ही एज तक वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। तो फिर क्यों, ऐसा क्यों है कि मनुष्य जो है सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन है। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of the reproduction. इस चैप्टर में आप ये जानोगे कि ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी, ठीक है, जब ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो वो किस तरीके से सेक्स करने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए जब वो कैपेबल हो जाते हैं, तो उस एज को हम एडोलेसेंस कहते हैं। ओके, उस टाइम पीरियड को एडोलेसेंस कहा जाता है जब ह्यूमन्स बॉडी, ठीक है, कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको एज ऑफ एडोलेसेंस बोला जाता है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 9 में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। अब इस चैप्टर में हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स हैं या फिर कौन से जो हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो जन्म से लेकर एडल्ट होने तक, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किस किस हार्मोन से ऐसा होता है, किस किस या कौन कौन से हार्मोन्स बॉडी में ऐसे हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में इस चीज़ के लिए बात करी जाएगी। तो इस चैप्टर में उसी का डिस्कशन है, ठीक है। चलिए 10.1 देख लेंगे अब, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Bujo was celebrating his 12th birthday. Bujo अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद। बूजो और पहली ने जो है अपने पेरेंट्स के साथ चैटिंग करना शुरू किया। पहली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल, ठीक है, पहली जो थी वो गर्ल्स स्कूल में स्टडी कर रही थी। शी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू किया। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझोस स्कूल फ्रेंड्स, उसने नोटिस किया कि जो बूझो के बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स थे, होम शी मेट आफ्टर ईयर, जिनसे वो एक साल बाद मिली थी, हैड सडनली शॉट अप इन हाइट, ठीक है। उसने वो अचानक से शॉक हो गई कि उनकी जो हाइट थी एकदम से शॉर्ट अप हो गई। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स, और कुछ जो थे उसमें से पहेली को बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे क्योंकि उनके जो लिप्स पे ऊपर एक हेयरी लाइन आ गई थी, ठीक है। वो एक साल बाद मिली थी, तो उसके फ्रेंड्स जो थे बूझोगे, तो उनके जो फेस पर थे हेयरी लाइंस आ गई थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज़ हैड ग्रोन अप, उसकी माँ ने उनको बताया, जब वो हंस हंस के सबको बता रही थी कि ऐसे ऐसे वो बच्चे फ़नी लग रहे थे, उनके एक हेयरी लाइन आ गई थी या फिर वो एकदम से लंबे हो गए थे, तो उसकी माँ ने उसको बताया कि वो जो बॉयज़ थे वो ग्रोन अप हो गए हैं, मतलब वो बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, ऐसा नहीं है जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसके जो ग्रोथ, तो उसकी जो होती है नेक्स्ट डे से ही या उसी दिन से ही वो उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन जैसे ही वो बेबी 10 या 11 क्रॉस करता है, ठीक है, जन्म ग्रो तो होना बच्चे का तभी से नेचुरल हो जाता है, ठीक है। उस जब वो वहाँ पर जन्म लेता है तो उसी से उसका ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही 10 और 11 की एज क्रॉस होती है, देयर इज़ अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, उसमें बच्चों में एक अचानक से एक ऐसा चेंजेस आता है ग्रोथ में जो कि नोटिसेबल हो जाता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप।
अब बॉडी में जो ये चेंजेस आ रहे हैं यही हमारी ग्रोइंग अप का एक पार्ट है, ठीक है। गर्ल्स में अलग तरीके के चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। तो इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो सारे चेंजेस के बारे में बात होगी बॉडी के, ठीक है। तो दे इंडिकेट दैट यू आर ओके, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो वो जो साइन आते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चों के क्या होता है, बॉयज़ के हेयरी लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, उनका जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट पार्ट जो होता है वो हैवी होने लगता है, ठीक है, कंधे उनके चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो साइन है सारे वो ये इंडिकेट करते हैं कि अब वो बच्चे नहीं हैं बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, बल्कि वो एक एडल्ट होने जा रहे हैं, ओके। अब जो है बूझे सोच रहा है कि आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट, ठीक है। वो जो सोच रहा है कि हाउ लॉन्ग दिस पीरियड में मार्क बाय चेंजेस इन द बॉडी, अब ये बॉडी में जो चेंजेस होते हैं तो इसको हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं लास्ट तक होने वाले चेंजेस में। पहली सोच रही है इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नेदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। ये एक क्या होता है, पहली सोच रही है कि एक लाइफ का एक ऐसा पीरियड है जिसमें ना तो आप एक चाइल्ड होते हो और ना ही एक एडल्ट होते हो, ठीक है। तो ये जो बीच की जो हमारी एज है, यानी कि जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, टीन एज, ठीक है, इसको टीन एज बोलते हैं। तो ये जो बीच का समय है इसमें ना तो आप एक चाइल्ड हो ना ही आप एक एडल्ट हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। वो सोच रही है कि जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के जो बीच का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसको एक अच्छा सा एक नाम देना चाहिए। तो उसको दिया गया है, इसको टीनेज बोलते हैं, ठीक है। ना तो उसमें आप चाइल्ड हो ना ही एक एडल्ट हो, जो बीच का टाइम है वो एक टीनेज को दर्शाता है। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। ग्रोइंग अप जो होना, बड़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। लाइफ का एक ऐसा पीरियड जिसमें जो आपकी बॉडी होती है, ठीक है, उसमें जो है नेचुरली चेंजेस होते हैं। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस, ठीक है। उसमें एक ऐसा पीरियड, इसमें एडोलेसेंस की डेफिनेशन को दिया गया है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, द पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ का एक ऐसा पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जिससे आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिससे आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करते हो, मतलब जिसमें कि आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, कि रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हैं, इज कॉल्ड एडोलेसेंस, ओके। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11th एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। एडोलेसेंस की शुरुआत होती है अराउंड द एज ऑफ 11, जब आप 11 ईयर्स के होते हो उस से शुरुआत होना शुरू होती है, एंड लास्ट अप टू और 18-19 ईयर्स तक आप बिल्कुल एडोलेसेंस की एज में हो चुके होते हो। सिंस दिस पीरियड कवर्स द 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, इस पीरियड में आप जो है 18 और 19 ईयर्स की एज को भी कवर कर रहे होते हो। एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड 18 जर्सी इन गर्ल्स। एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर ऑफ 2 अर्लियर देन इन द बॉयज़, ठीक है। तो क्या होता है कि टीनेज की जो एज होती है 13 से 18 या फिर 19 ईयर्स की एज तक होता है एडोलेसेंस की जो एज होती है। तो एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड 18 ठीक है, तो उसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स में क्या होता है कि मैनी बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर की जो लड़कों से, ठीक है, ये 1-2 साल जल्दी हो जाता है। जो एडोलेसेंस की एज होती है 1-2 साल जल्दी होती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बल्कि कि जो ये एडोलेसेंस का जो पीरियड है पर्सन टू पर्सन बढ़ता भी रहता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे क्या देखना देखा होगा आपने कि कभी कभी बॉयज़ की, कुछ बॉयज़ की जो एज होती है वो, सॉरी, बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो भारी हो जाती है, ठीक है, उनकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है। तो कभी कभी किसी का क्या होता है कि वो उसका जो होता है 14 साल की एज में होगा, 13 ईयर्स की एज में होगा, लेकिन किसी किसी बच्चे का क्या होता है 10-11 पर भी हो जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है 1-2 साल आगे या फिर 1-2 साल पीछे, तो उसको एडोलेसेंस की एज बोलते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरीज करती रहती है, बदलती रहती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ह्यूमन बॉडी में एडोलेसेंस के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दिस चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्योवर्टी। इन्हीं चेंजेस को हम ऑनसेट ऑफ प्योवर्टी बोलते हैं, ठीक है। एक तो एडोलेसेंस हो गया जब हमारी बॉडी सेक्स या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, ठीक है, तो वो एज ऑफ एडोलेसेंस हो गई। और जब हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, दिस चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्योवर्टी, तो ये ऑनसेट ऑफ प्योवर्टी कहलाता है। The most important changes which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चेंजेस है हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो उसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस है वो है कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए उनका कैपेबल होना, ठीक है। तो अगर वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं तो ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है।
प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी का एंड कहाँ पर होता है? जब एक एडोलसेंस जो ह्यूमंस होता है, एक एडोलसेंस ह्यूमंस होता है, जब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाता है तो वहाँ पर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन द बॉयज वर साइन ऑफ एडोलसेंस। पहेली एंड बूझो रियलाइज कर रहे हैं कि जो हाइट में अचानक से चेंजेस आया, ठीक है, एंड हेयरी लाइन, और जो उनके लिप्स पर लिप्स के ऊपर एक हेयरी लाइन बन गई इन बॉयज में, वर साइंस, ये सब एडोलसेंस के साइंस हैं। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एंड प्यूबर्टी। वो अब क्या करने थे, वो और अधिक चेंजेस के बारे में जानना चाहते थे प्यूबर्टी के और एडोलसेंस के, कि वो चेंजेस और कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे ही सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो 10.2 शुरू करते हैं हम। चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के जो चेंजेस हैं, इंक्रीज इन हाइट सबसे पहला है इसमें, हाइट में जो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट। जो मोस्ट चेंजेस है हमारी बॉडी का प्यूबर्टी के दौरान, तो वो है इंक्रीज इन हाइट। उनकी जो हाइट है एकदम से बढ़ने लगती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। इस टाइम क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स, वो लंबी होने लगती हैं, एंड और आर्म्स की जो बोन्स होती हैं एंड द लेग्स एलोंगेट, वो लंबी होने लगती हैं, उनकी लेग्स वो लंबी होने लगती हैं, एंड मेक अ पर्सन टॉल, जिससे कि जो आदमी है वो टॉल दिखने लगता है, ठीक है। अब यह है कि एक्टिविटी 10.1 है कि द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। ये जो चार्ट दे रखा है ये एवरेज रेट है हाइट और बॉयज़, वो हाइट का, बॉयज़ और गर्ल्स की और एज का। तो द फिगर्स इन कॉलम्स 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय वॉज रीच 81% कि 11 की एज पर एक जो बच्चा है वो 81% हाइट पर पहुंचा ऑफ दिस प्रोबेबल फुल हाइट, ठीक है, फुल हाइट थी। वाइल अ गर्ल हैज़ रीच 88% ऑफ हर फुल हाइट, और जो गर्ल थी वो 88% पर पहुंची अपनी हाइट के दौरान। दिस फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। ये फिगर केवल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल वेरिएशन है। यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी, फाइंड आउट हाउ इज लाइकली टू बी। इस टेबल को हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करेंगे कि, और जानेंगे कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा, कि द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। ओके, तो एज ऑफ ईयर्स दे रखे हैं ये, और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट का दे रखा है बॉयज़ का और गर्ल्स का, ठीक है। देखिए 18 ईयर्स पर 100% हाइट का दे रखा है इन्होंने, कि जो उनकी हाइट है वो फुल हो जाती है। 17 ईयर्स पर 99% और 18 पर 100% हो जाती है। बॉयज़ में 100%, गर्ल्स में भी 100% हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे कैलकुलेशन करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है कि आ बॉयज इज 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक जो लड़का है वो 9 ईयर्स ओल्ड है और 120 सेंटीमीटर टॉल है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है निकालने का, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट निकालने के, सेंटीमीटर में अगर निकालनी है तो प्रेजेंट हाइट उसकी लिखेंगे और परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाई 100। ओके, तो क्या करेंगे हम, तो 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120, 9 ईयर्स पर कितना है वो 120 सेंटीमीटर टॉल। ओके, तो प्रेजेंट हाइट जो है उसकी सेंटीमीटर में कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 9 ईयर्स अगर ओल्ड का है वो, तो 9 ईयर्स ओल्ड पर ये रही, तो इसमें इसका जो बॉयज़ का वेट है वो 75% फुल हाइट है, सॉरी वेट नहीं, हाइट 75% है 9 ईयर्स ओल्ड पर। तो हम लोग देख लेंगे, तो 120 सेंटीमीटर अपॉन उसका जो परसेंट जो आया है ऊपर जो दे रखा है, तो 75 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 160 सेंटीमीटर टॉल आ जाएगा, तो उसमें उसकी हाइट निकल जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल्स इस तरीके का आता है कि आपको कैलकुलेशन करनी है हाइट की सेंटीमीटर में निकालनी है, तो आप लोग इस तरीके से कर लोगे और एवरेज हाइट उसकी निकल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 10.2 एक्टिविटी दे रखी है कि इसमें जो ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ के हिसाब से समझेंगे हम कि यूज़ द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। उस जो डेटा दे रखा है 10.1 में उसको ग्राफ के जरिए हम प्रदर्शित करेंगे। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंट ग्रोथ इन द हाइट ऑन द वाई एक्सिस। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ। फाइंड आउट द परसेंट ऑफ हाइट you have already reached. Calculate the height you might eventually reach. Tell your graph with the one given here. Okay,
तो मैं समझाती हूँ आपको किस तरीके से। तो इसमें क्या करा है, जो एज दे रखी है ईयर्स में, तो बॉयज़ का ये स्क्वायर वाला निशान है और गर्ल्स का इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ट्रायंगल शेप में। तो एक्स एक्सिस पर उन्होंने एज दे रखी है, वाई एक्सिस पर हमारी, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, जिस पर क्या दे रखा है, एज दे रखी है, और वाई एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दे रखा है। तो अगर क्या उसमें ये बताया गया है कि 8 साल में अगर बॉयज़ का निकालेंगे तो कितनी हाइट का है, 72% जाएगा। और ठीक है, इस तरीके से 9 साल में 75 है। गर्ल्स का 8 साल में 77 के आसपास लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे 10 में लेंगे गर्ल्स का, तो गर्ल्स का 10 ईयर्स में जाएगा वही 85 के आसपास, ठीक है। इस तरीके से आप उनको ग्राफ के जरिए कैलकुलेट कर लोगे तो पहचान से आप समझ जाओगे कि ये बॉयज़ का है या फिर गर्ल का है। इनिशियली गर्ल्स फ्रॉम फास्टर देन बॉयज़ बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। ओके, इनिशियली क्या होता है, गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है बॉयज़ की अपेक्षा, लेकिन जैसे ही 18 ईयर्स की एज पर पहुंचते हैं तो दोनों क्या होता है, दोनों का क्या होता है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. तो ये सब जो होता है कि प्योवर्टी के दौरान होता है, जो एज होती है उनकी एडोलसेंस की, प्योवर्टी के दौरान क्या होता है उसमें, तो जैसे गर्ल्स जो है वो जल्दी जल्दी तेज़ी से हाइट पकड़ती है, लेकिन 18 ईयर्स की एज पर क्या होता है, दोनों की हाइट जो है मैक्सिमम बढ़ चुकी होती है, सेम हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये 1-2 साल ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी में ग्रेजुअली होगा और किसी में सडनली होगा। ओके, तो पहली सोच रही है कि आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। मुझे चिंता हो रही है कि दो आई हैव बिकम लेटर, जबकि मैं तो लंबी हो रही हूँ, माई फेस लुक्स मच स्मॉल, लेकिन जो मेरा फेस है वो मेरी बॉडी की अपेक्षा स्मॉलर है। तो उसको ये सोच सोच कर चिंता हो रही थी कि ऐसा क्यों है। तो देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, तो पहेली को वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वो सेम रेट पे ही ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंस लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी कभी क्या होता है, हमारे आर्म्स और लेग्स, ठीक है, या फिर हमारे हाथ और पैर, ठीक है, वो एडोलसेंस के हिसाब से ओवरसाइज हो जाते हैं एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, वो बॉडी के आउट प्रोपोर्शन के हिसाब से ओवरसाइज हो जाते हैं। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन जल्दी ही जो बॉडी के और पार्ट्स हैं वो भी प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जो आपकी हाइट है, ठीक है, तो वो कभी ज़्यादा या फिर जो बिल्कुल सिमिलर होती है जो आपकी फैमिली मेम्बर होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जो ये हाइट है वो डिपेंड करती है किस पर, पेरेंट्स की जीन्स पर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि पेरेंट्स में जो लक्षण होते हैं, तो उसमें से माता पिता के लक्षणों का संतान में आना, जो संतान में जो आते हैं, जो माता पिता के लक्षण बच्चे तक पहुंचते हैं, वो जीन के थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चों की हाइट भी माता पिता के अकॉर्डिंग जाती है, ठीक है, और कभी कभी फेस जो होता है उनका फेस कट जो है अपने माँ या बाप में से किसी के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये जीन्स के अकॉर्डिंग होता है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा ग्रोइंग पीरियड है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें खाई जाएँ। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। जब आप ये नरिशमेंट भरी चीज़ें खाओगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी और मसल्स हैं उनको अच्छा सा नरिशमेंट मिलेगा और जिससे आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो सकेगी, आपकी मसल्स बनेंगी, आपकी बोन्स हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो ये टाइम पीरियड है आपका, उसमें आपको अच्छी से अच्छी जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, नरिशमेंट युक्त भोजन करना चाहिए, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स टू ऑफ एडोलसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन। आप जो है इस लेसन में एडोलसेंस की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं उसके बारे में जानोगे कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अभी तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं बस। अब आगे बढ़ते हैं कि चेंज इन बॉडी शेप। अब हमारी बॉडी में जो बॉडी शेप में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपकी स्कूल के जो बॉयज़ हैं या आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडर शोल्डर्स हैं और उनकी चेस्ट है वो वाइडर है देन बॉयज़, जो आपके जूनियर क्लासेस के बॉयज़ हैं उसकी अपेक्षा वो ब्रॉडर शोल्डर वाले हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्योबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो ऐसा इसलिए है कि वो प्योबर्टी की एज तक पहुंच चुके हैं और जो उनके जो शोल्डर्स हैं उसमें क्या होता है, जो बॉडी में चेंजेस आए तो उसमें उनके जो शोल्डर्स हैं वो ग्रो कर गए, वो वाइडर हो गए।
चेस्ट वाइडर हो गई, उनके शोल्डर ब्रॉडर हो गए। इन गर्ल्स में क्या होता है, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। गर्ल्स में जो उनका वेस्ट एरिया होता है वो वाइडर होने लगता है। तो ये बॉयज़ के और गर्ल्स के चेंजेस हैं, ठीक है, जो प्योबर्टी के दौरान आते हैं। ओके, इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। बॉयज़ में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं, बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं मोर प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स के अपेक्षा उनमें ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं मसल्स। 10 चेंजेस occurring इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसीलिए जो एडोलसेंस के जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बॉयज़ में हेयर लाइन्स आ जाती हैं लिप्स के ऊपर, ऐसे ही गर्ल्स में उनके जो वेस्ट एरिया है वो उनका ब्रॉडर हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आता है वॉइस चेंज, वॉइस भी चेंज हो जाती है। तो बॉयज़ में ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सेम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपकी क्लास के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बॉयज़ हैं, तो उनकी जो क्या होता है वॉइस है वो कभी कभी क्रैक्स होनी शुरू होती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लेरिंग्स बोलते हैं, जो हमारे गले में होता है, ये ग्रो करता है। तो ग्रो करने से क्या होता है, उनकी आवाज़ में जो है वो भारीपन आने लगता है। बॉयज़ डेवलप्स लार्जर वॉइस बॉक्सेस। तो लड़कों में क्या होता है, बॉयज़ में क्या होता है, जो ये वॉइस बॉक्सेस है वो डेवलप होकर बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, ठीक है। मैं दिखाऊंगी अभी आगे आपको। कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि बॉयज़ के गले में एक हड्डी टाइप की दिखती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये दिखा रही हूँ मैं, जैसे ये थ्रोट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो हड्डी का आकार दिख रहा है ये है एडम्स एप्पल। तो जब इसका साइज बढ़ने लगता है, इसका जो ये लेरिंग्स बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स है, ये बड़ा होने लगता है, तो उससे उनकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है। ये रहा एडम्स एप्पल, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो लेरिंग्स है वो हार्डली विजिबल होता है, वो दिखता नहीं है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की साइड वो दिखाई नहीं देता, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन बॉयज़ में वो बड़े साइज़ का हो जाता है जिससे वो दिखाई देता है, इसलिए उनकी आवाज़ में ये क्रैक्स आ जाते हैं। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। जनरली क्या होता है, लड़कियों की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है, तेज हो जाती है, वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस, जबकि लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। इन एडोलसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम होर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो लड़कों की जो मसल्स होती हैं ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की, ये कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स, और जो उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी भारी होने लगती है, ठीक है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच ऑफ द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये जो ये स्टेट होती है कभी कभी कुछ दिनों में या कुछ वीक्स के लिए ऐसा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके उनकी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो एडम्स एप्पल इन अ ग्रोन अप बॉय, ये दिखा रखा है मैंने, ये होता है एडम्स एप्पल। मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। मैनी ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास, आप पूछा सोच रहा है कि मेरे क्लासमेट्स की बहुत सारों की बहुत हॉर्स वाइज है, नाउ अब मैं जाना कि ऐसा क्यों है, ओके। अब आता है कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी देखना होगा आपने, पसीना बहुत आता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है, जो एक ग्लैंड होती है उसकी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि पसीना हमारा कैसे निकलता है, क्या होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीज। क्या प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, और सिबेशियस ग्लैंड्स या फिर जो ऑयल ग्लैंड्स मान लेंगे उसका सिक्रेशन होता है, उसमें जो है वृद्धि होती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने। तभी तभी आपने देखा होगा क्या होता है, कभी कभी जो यंग पीपल होता है, यंग एज होती है, उसमें क्या होता है, किसी किसी के जो होता है बॉयज़ या गर्ल्स के बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स निकलते हैं। तो क्या होता है वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनकी जो सीबेसियस ग्लैंड्स है वो उसमें इंक्रीज होने लगता है, या स्वेट ग्लैंड्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई ऐसा क्यों होता है कि एक्ने पिंपल्स बनते हैं यंग एज में, तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनमें इंक्रीजेस होने लगता है, तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretion through ducts, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होंगे, ऑयल ग्लैंड्स है और सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई, वो सीक्रेशन रिलीज करती हैं, ठीक है, डक्ट्स के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऐसे ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। सो दे आर ऑल्सो
टर्म डक्टलेस ग्लैंड। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी में डक्टलेस ग्लैंड्स कौन सी है, तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। इसमें करने के लिए इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती है। और ये जो स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और सेरेब्रल ग्लैंड्स हैं, ये डक्ट्स के थ्रू जो है सीक्रेट जो रिलीज करती हैं हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में। ओके, तो ये डक्ट वाली ग्लैंड्स हैं। ओके, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्टलेस ग्लैंड है। ये इसमें डक्ट की किसी की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जो क्या करती है ब्लड स्ट्रीम में ही अपने ग्लैंड जो हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज कर देती है। तो इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड्स है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। तो एक्ने और पिंपल्स की समस्या फेस पर होती है क्योंकि इस टाइम क्या होता है बॉडी में जो है ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, इनकी इंक्रीज हुई होती है। इसकी वजह से जो हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल्स की समस्या उभरने लगती है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर यही है कि सेक्स करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी कैपेबल होती है, उसी के बारे में है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, चेंजेस के बारे में बात हो चुकी है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। लुकअप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन। आप प्रीवियस लेसन में फिगर 9.1 और 9.3 देखिए, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स जो है ह्यूमंस के उनके बारे में बात करी गई है। एट द प्यूबर्टी में क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो मेल के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस और पेनिस, वो कम्प्लीटली डेवलप हो गए होते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू रिप्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस के थ्रू क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ना। यानी कि क्या होता है, बॉयज़ में स्पर्म प्रोड्यूस होने लगता है और गर्ल्स में एग बनने लगता है, तो इसीलिए वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है। ठीक है, तो द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन गर्ल्स, द ओवरीज एंड लार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। गर्ल्स में ओवरीज का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें जो है जो एग्स है वो बनने लगते हैं। ठीक है, तो 2 ओवरीज होती हैं बॉडी में गर्ल्स में। तो ठीक है, तो क्या होता है मंथ के हिसाब से ही उसमें एग बनता है। जैसे 1 मंथ में राइट साइड में एग बनेगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले में लेफ्ट में बनेगा, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, ऐसा एक एक बार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में दोनों एक बार में बन जाए, अलग अलग ओवरीज में एग्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैच्योर हो जाते हैं और बॉयज़ में स्पर्म बनने लगता है। तो ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, इसीलिए ओवरीज जो है मैच्योर एग्स को रिलीज करने लगती हैं। ओके, तो ये अब आप आगे पढ़ोगे। अब ये आता है कि रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी क्या है और उसकी एज तक हम कैसे पहुंचते हैं, या फिर वो उसकी एज क्या है। एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंजेस इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है बॉडी में चेंजेस का जिसमें एक पर्सनस की क्या होता है वे ऑफ थिंकिंग भी बदलती है, उसके सोचने का तरीका बदलता है। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर, आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, एडोलसेंस में क्या होता है व्यक्ति अपने आप को मोर इंडिपेंडेंट समझता है देन बिफोर, जैसे कि वो पहले था सेल्फ कॉन्शियस है ना, तो वो इस एज में अपने आप को बहुत ज़्यादा मोर इंडिपेंडेंट समझता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसमें समय के साथ साथ डेवलप होने लगता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चे इस एज में कभी किसी की नहीं सुनते, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, क्योंकि वो इस टाइम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ठीक है, उनके अंदर इंडिपेंडेंट पावर बढ़ने लगती है। और ये कहा भी जाता है कि इस टाइम जिसका जो दिमाग है वो इतना अच्छा हो रहा होता है, अगर वो इस टाइम कुछ करने की सोचेगा तो वो कर गुजर जाएगा अपने लिए, अगर सोचेगा तो उसका माइंड जो है वो डेवलप होने की कगार पर होता है। ठीक है, इसलिए उसमें इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वन इज लाइफ व्हेन द ब्रेन वॉज द, देखो बताया मैंने। ओके, इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम, ओके, इन वन इज लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। ठीक है, इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि ब्रेन में हमारे एक ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है, जिसमें लर्न करने की अच्छी पावर हो जाती है, जिसमें हम कुछ अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। और कभी कभी क्या होता है
जो एडोलसेंट पर्सन होता है वो इस टाइम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है, वो कभी कभी सोचता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में हमारे। आपने कभी देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा, कभी बच्चा हाइपर हो जाता है या कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, तो वो इनसिक्योर फील करता है अपने आप को कि हमारी बॉडी में ये क्या कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। बट एज एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन जैसे जैसे लेकिन एडोलसेंट लर्नर्स होने के नाते आपको ये चाहिए कि आपको इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको फील करने का कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि ये तो सब नेचुरल है। दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। बल्कि ये चेंजेस तो आपकी ग्रोइंग अप का या फिर आपकी ग्रोथ का एक नेचुरल पार्ट है। जो ये बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं इनसे इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए, ठीक है हमें। बल्कि हमारा माइंड जो है इस टाइम तैयार हो रहा होता है, हमारा ब्रेन इस टाइम अच्छा, बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा होता है। तो हमारे पास ये वही टाइम है जिसमें हमें अच्छे से अच्छा सीखने के लिए, अपने लिए कुछ, अपने करियर के लिए कुछ अच्छा सोचने का समय है, जिससे हमें अच्छा सोचना चाहिए। इस टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं फील होनी चाहिए कि क्या चेंजेस है। तो बल्कि एक नेचुरल पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि हमारे अंदर हो रहे हैं। ओके, अब आता है कि ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो मैंने बता दिया था, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 10.3 यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, कि टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस बॉयज़ में होते हैं, ठीक है, और ओवरीज जो होती हैं वो गर्ल्स में होती हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, जो ये क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा, जो कि क्या होता है, स्पर्म्स और ओवा होता है, ठीक है। ओवा जो होता है गर्ल्स में से एग रिलीज होता है और टेस्टिस में से बॉयज़ में स्पर्म निकलता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं वो प्यूबर्टी के दौरान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ में क्या होता है, जो फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं। दैट इज़ माउथ स्ट्रेचेस एंड बियर्ड, जिससे कि उनकी क्या होता है, मूछें भी आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ऐसे फीचर्स जो कि मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, कि जैसे कि गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट उनके हैवी जाते हैं, ठीक है, बॉयज़ में उनकी फेशियल हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती हैं। तो जो ऐसे करेक्टर्स जो होते हैं जो एक दूसरे को, मेल को फीमेल से डिफरेंट बनाते हैं, तो ऐसे करेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कहा जाता है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर इन अदर चेस्ट, बॉयज़ में क्या होता है, चेस्ट पर भी बाल आने लगते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, और क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही अंडर आर्म्स में बाल आने लगते हैं। एंड इन द रीजन अबव द थाइस और द प्यूबिक रीजन, ऐसा ही थाई में और प्यूबिक रीजन में भी उनकी जो एरिया है, प्यूबिक रीजन का एरिया है थाई का, उसमें भी उनके जो हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हैं बॉडी के, तो ये सब एक तो नेचुरल पार्ट है। ओके, बोथ बुजो एंड पहली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी, बुजो एंड पहली जानना चाहते थे कि प्यूबर्टी के दौरान कौन से ऐसे इनिशिएट चेंजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में वो जानना चाहते थे, ठीक है। तो फिर आता है कि द चेंजेस विच ऑक्योर एट द एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। अब ये बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल किए होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के केमिकल सब्सटेंसेस हैं। दीज आर द सीक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन से निकलते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो टेस्टिस के दौरान रिलीज होता है। मैंने बताया था आपको, आगे बताऊंगी आपको। माइंड में एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, आपके माइंड में एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स होता है, मतलब वो बोलती है कि चलो भाई अपना काम करो, तो उससे जो हार्मोन्स रिलीज होकर टेस्टिस तक पहुंचता है, वो संकेत देती है टेस्टिस को कि चलिए अब हार्मोन्स को रिलीज करना है। तो टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलता है बॉयज़ में, जेंट्स में, तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको, तो वो सीधा जाकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, ठीक है। तो उसी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव होती है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे चेंजेस जो होते हैं जो कि आप सिर्फ अभी लर्न के लिए समझ लीजिएगा, तो ये चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, इससे क्या होता है, फेशियल हेयर में ग्रोथ होती है। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन द गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, ठीक है। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है गर्ल्स में, उसमें तो बॉयज़ में
टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में कौन सा हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जो कि जिसकी वजह से उनके जो गर्ल्स के ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ another hormone secreted from an endocrine ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और ये जो सारा जो सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का, ये सिर्फ एक मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि उसकी वजह से होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। मैंने बताया था अभी माइंड में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, वही सारी चीज़ों को निर्धारित करती है। तो वो संकेत देती है, ठीक है, जैसे कि टेस्टिस को संकेत दिया उसने कि टेस्टोस्टेरोन को हाँ भाई रिलीज़ करो, तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाकर रिलीज होते हैं। ऐसा ही फीमेल में ब्रेस्ट में होती हैं, ठीक है, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, फिर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे बॉडी के चेंजेस हैं, ठीक है, और ये सब करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये आगे आएगा, मैं पिक्चर देख के आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा 10.4 रोल ऑफ द हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, ठीक है, इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो है उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में हम अच्छे से अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर लेंथी हो रहा है तो मैंने इतना ही पढ़ाया है, ठीक है, तो इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।